विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका कारण है कि डायबिटीज एक ऐसा रोग है जो कि वंशानुगत भी चलता है। यानी घर में यदि दादा दादी, नाना नानी को एक डायबिटीज है तो उनके नाती पोतों में डायबिटीज होने की बहुत बड़ी संभावना रहती है। और दूसरा कारण है कि ये रोग आज पूरे विश्व में व्याप्त है। और जितना ही आज के समय में ये जो जीवन ज्यादा सुविधाजनक हो गया है, उसकी वजह से इस रोग को चारा पानी यानी इस रोग का बढ़ावा मिलता है। देखा जाए तो यदि हम 24 घंटे में इतना कभी भी एक टाइम में श्रम करें कि पसीना आ जाए, तो उनको डायबिटीज संभवतः नहीं होगी। इसलिए इस पर चर्चा करना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और इसका जो है मुख्य कारण, पहले तो ये अपन चर्चा करेंगे कि वास्तव में ये होता क्यों है, मतलब इसका पहचान क्या है। इसके कई एक नाम है। डायबिटीज अंग्रेजी में, मधुमेह हिंदी में, शर्करा कहते हैं आपके संस्कृत में, प्रमेह, बहुमूत्र, ये इस तरह से इसके कई एक नाम है। अलग अलग पेशियों में अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से इसको बताया जाता है, कहा जाता है इसको। आज विश्व की 1/3, अब तो खैर 40% आ गया है। जब मैंने ये किताब लिखी थी उस समय आंकड़े थे 1/3 के, यानी 33% के। अब तो 40% तक ये आंकड़े पहुंच चुके हैं। डायबिटीज के रोगी मिलेंगे आपको। और जितनी भी मौतें होती हैं पूरे विश्व में, उसके 60% मौत का कारण डायबिटीज होता है, यानी मधुमेह। इसके साथ ही जो है, जहाँ जो है ऐशो आराम के साधन ज्यादा हैं, वहाँ डायबिटीज के मरीज भी बहुत ज्यादा है। आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में आप चले जाइए आज हिंदुस्तान में ही, और ये जो 60% जो डायबिटीज से बचे हैं, वो ज्यादातर जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वो बचे हुए। तो वो शारीरिक मेहनत करते हैं। अब जैसे आज देखा जाए तो किसी बड़े शहर में कम से कम नहीं तो 70 से 80% के लोगों में एसी आदि के ये सब आमोद प्रमोद के साधन लगे हुए हैं। और सबसे ज्यादा खतरनाक काम तो मोबाइल ने कर दिया। क्योंकि आज उसकी माता है, 1.5 साल के बच्चे को मोबाइल पकड़ा देती है, वो मोबाइल का एडिक्ट हो जाता है, शारीरिक श्रम करता नहीं है। मालूम पड़ी कि 15 साल का, 18 साल के बच्चे को भी डायबिटीज हो रही है। और भोजन के मामले में तो पैसे की आमदनी बढ़ी है, लेकिन भोजन महंगा तो हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी केमिकल युक्त भोजन आदि ये सब चलता ही है। इसमें ज्यादा कुछ कहना नहीं, मुझे कह चुका हूँ इस बारे में कई बार। तो कहने का तात्पर्य ये है
कि डायबिटीज की पहचान, अब इसके लक्षण क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि डायबिटीज का मरीज है। एक तो सबसे सरल तरीका है जो आजकल सभी उसको अपनाते हैं, ज्यादातर 99% लोग उसी को अपनाते हैं। जैसे सीधे लैब में गए या वो मशीन ले आए, उस पर टेस्ट किया, उसकी रीडिंग आ गई और उसको उन्होंने डायबिटिक मान लिया। देखो, एक बड़ा भारी, आप सभी समाज के प्रति, लोगों के प्रति जो है, एक बहुत ही जो है, क्या कहें, घात किया जा रहा है, विश्वासघात किया जा रहा है आजकल। क्या है कि ये जितने भी मेडिकल माफिया वगैरह हैं, ये लोग जो है एन कैन प्रकेंड संस्थाओं पे और उस जगह दबाव डाल करके, और उसके जो मानक हैं, मानक यानी उसके स्टैंडर्ड जो मानक हैं, उनको कम कर देते, जिससे उनकी दवाई ज्यादा बिके। और मशीनों में भी गड़बड़ी आती है। जैसे यदि आप एक ही टाइम में दो डायबिटीज की मशीन से आप डायबिटीज चेक करेंगे, मैंने तो उसको चेक किया एक बार, तो दोनों की रीडिंग अलग अलग आती नहीं आती, जबकि ब्लड एक ही बार दिया गया। तो ये भी एक गड़बड़ है। वैसे तो नॉर्मल वे में भोजन के बाद, और फिर उम्र का भी उसमें फर्क पड़ता है। जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे भी ये मान लो भोजन के बाद यदि किसी की 140 है, तो वो ओवर नहीं है, वो डायबिटिक नहीं है बिल्कुल भी। उसी तरह से, और यदि उसकी उम्र और अधिक है और 160 भी पहुंच रही है भोजन के बाद, तो वो भी डायबिटिक नहीं है। लेकिन क्या है कि वो दवाइयाँ हमारी बिके, इसलिए उनको डायबिटिक घोषित घोषित कर दिया जाता है। इसमें एक तो कारण ये होता है उसमें लक्षण, हम कैसे पहचानेंगे। एक तो वो तो हो ही गया, मशीन के द्वारा है या लैब में जा करके टेस्ट करवा लेते हैं और वो अपनी रिपोर्ट दे देते, उससे हो जाता। अब दूसरे, लेकिन जिनको लैब नहीं जाना है, उनके लक्षण ये भी आ जाते हैं कि मान लो लैब में नहीं जा रहे हैं और नहीं टेस्ट करा रहे हैं। वैसे तो आजकल ये रिवाज चल गया है कि साल में एक बार तो टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। मूत्र में चींटियां लगना, बार बार मूत्र त्यागना, यदि आपकी पहले जो है डायबिटीज यानी डायबिटीज जिसको होती है, तो पहले उसकी शर्करा यानी ग्लूकोज, शक्कर नहीं, ध्यान रखना, शक्कर नहीं निकलती है, शर्करा निकलता है। शर्करा कहते हैं ग्लूकोज को। वो पेशाब के द्वारा निकलती है, तो उसमें पेशाब करने के बाद जो है उसमें चींटियां आकर्षित होती है, तो उसमें मिठास होता है इसकी, तो उससे मालूम पड़ जाता है। अच्छा, फिर बार बार पेशाब करने जाना। जैसे बार बार पेशाब करने जाने का और भी कारण होते हैं, जरूरी नहीं कि डायबिटीज हो तभी वो कारण हो। लेकिन एक कारण ये भी होता है कि जो है पेशाब बार बार जाता है। चोट या घाव जल्दी ठीक नहीं होता। घाव लग जाए तो घाव जल्दी नहीं भरता है, उसके ब्लड में शुगर है तो टाइम लगेगा। मूत्राशय में इन्फेक्शन हो जाता है शुगर की वजह से। ग्रेगिन होना, ग्रेगिन कहते हैं कि जहाँ जैसे कोई फोड़ा फुंसी हुई और फिर वो जल्दी ठीक नहीं होता, लंबे टाइम तक चलता है। सारे शरीर पे चींटियां चलने जैसा संवेदना, शरीर में जैसे चींटियां काट रही है ऐसा संवेदना शुरू हो जाती है, ये भी एक लक्षण है उसका। मूत्र का रंग मटमैला हो जाना, हाथ पैरों में दर्द रहना, बिना वजह के पिड़ियों में, हाथों में हल्का हल्का दर्द रहता है।
वो भी डायबिटीज का कारण हो सकता है। त्वचा का रूखापन होना, पहले त्वचा तो उनकी रूखापन नहीं थी, डायबिटीज के बाद त्वचा में रूखापन हो जाता है, वो भी एक कारण होता है। ये सारे कारण जो है डायबिटीज के लक्षण, सॉरी, ये पहचानने के लिए हमारे लक्षण हैं डायबिटीज के, कि हम उनको कैसे पहचानें। इसमें ग्रेगिन शायद नहीं समझे होंगे लोग। वास्तव में क्या है कि जैसे कोई फोड़ा होता है और वो लंबे टाइम तक चलता है और वो ठीक होने में बहुत टाइम लगता है, तो उसका भी एक कारण, हालांकि और भी कारण होते हैं लेकिन एक कारण डायबिटीज भी हो सकती है। वो हमें अपनी डायबिटीज को भी चेक कर लेना चाहिए किसी भी रूप में। ये सारे उसके हमने आपको लक्षण बताए। और भी एक आध दो लक्षण हो सकते हैं। अब इसके कारण क्या है, डायबिटीज होने के कारण क्या है, इस पे हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ। अनुवांशिक, देखिए अनुवांशिक का मतलब ये है कि जैसे दादा दादी, माता पिता, नाना नानी आदि को यदि कोई डायबिटीज कभी रही है, हुई है, तो ये संभावना उनके संतानों में अधिक पाई जाती है। तो मेरा कहने का यह मतलब ये है कि जिनके परिवार में यदि मधुमेह है, डायबिटीज है, तो उनके बच्चों को ज्यादा अवेयर रहना पड़ेगा, ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। तो उनको डायबिटीज जल्दी होने के चांसेस हैं। इसलिए उनको जो है ये सावधानियां आगे बताएंगे आपको। उस सावधानियों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपना जीवन यापन किस तरह से करें। मोटापा, देखिए यदि हमारा शरीर का वजन आवश्यकता से अधिक है, यानी जो लगभग WHO ने जो पैरामीटर बनाया है उम्र और हाइट के हिसाब से जो टेबल बनाया है, उस टेबल से 5-7%, 10% तक भी ऊपर नीचे है तो चिंता करने की जरूरत नहीं। इससे ज्यादा है तो उनको ज्यादा संभावना है कि जिनका शरीर मोटापा है उनको डायबिटीज होने की संभावनाएं अधिक रहती है। कारण उसका क्या है कि उनको ओवर ईटिंग होती है, भोजन अधिक करते हैं और उसमें फैट की मात्रा अधिक मात्रा में होती है। जो फैट हमारे शरीर पे डिपॉजिट हो जाता है, इससे मोटापा होता है। और मोटे आदमी को डायबिटीज के उसमें ग्रिप में जल्दी आ जाते हैं। और यदि वो अपने खान पान को चेंज करके और थोड़ा शारीरिक मेहनत करके यदि उनका मोटापा कम होता है, तो उसके साथ में डायबिटीज भी विदा होने की पूरी संभावना रहती है। तो शुरुआत में जैसे ही हमारा वजन अधिक हो जाए, तो हमें उस पर चिंता करके और उसके उपचार आदि अवश्य करना चाहिए। वहाँ हमें आलस नहीं करना चाहिए। देखो, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये सब क्रमबद्ध क्रमबद्ध है और क्रम में जो पर्याय जैसी हानि होगी तो आएगी, हम उसमें क्या कर सकते हैं। भैया, क्रमबद्ध तो ये भी है कि हम भोजन क्यों बनाएं, तो वो भी तो क्रमबद्ध है। भोजन बनना हुआ तो बन जाएगा। हम दुकान क्यों जाएं, हम आजीविका के लिए प्रयत्न क्यों करें, जो होना होगा हो जाएगा। तो एक जगह मानते हो, सभी जगह मानो ना।
इसलिए हमें इसका प्रयत्न करना चाहिए। देखो, एक छोटा सा दृष्टांत के द्वारा हम आपको ये क्रमबद्ध की बात बताना चाहते। वास्तव में क्रमबद्ध लोग बाग उसको अर्थ संयुक्ति लेकर के और क्रमबद्ध को क्रमबद्ध कर देते हैं। देखिए, एक छोटा सा दृष्टांत है कि दूध गर्म करने के लिए गैस पर रखा, चूल्हे तो है नहीं, तो अपन गैस का ही लेते हैं दृष्टांत। चूल्हे का दिया हुआ है, उसको गर्म करने के लिए हम गैस पे दूध रखते हैं। और दूध गर्म गर्म करने वाली जो महिला है, भाई है, बहन है, कोई भी है, वो पूरा उस पर ध्यान रखे हुए है कि दूध ऊपर से निकल नहीं जाए भगोनी से। तो गैस की नॉब को भी ध्यान में रखती है, पानी भी थोड़ा रख लेती है। मान लो नॉब जल्दी नहीं बंद कराई, थोड़ा पानी डाल के वो उसको दूध को निकलने से, उखड़ने से रोक सकते हैं। तो ये उपाय से वो दूध को गर्म करती है। अब भाई भी वे इस सब सावधानी के बावजूद भी दूध निकल जाता है, दूध उफन जाता है, दूध बर्बाद हो जाता है। तो अब लगाइए क्रमबद्ध कि इस दूध का परिणमन ऐसा ही होना था। इसमें न तो हमारा दोष है, न किसी और का दोष है। सास को विचार करना चाहिए कि बहू का दोष नहीं है, और बहू को विचार करना चाहिए कि इसमें जो है किसी का दोष नहीं। वहां हम समता परिणाम रखते हैं, वहां आकुलता नहीं करें। यह है क्रमबद्ध। लेकिन यदि हम पहले से ही मान लें कि क्रमबद्ध है, तो गारंटी है दूध को तो फिर तो फरना ही फरना है, फिर इससे कौन रोकने वाला है। डर के चले गए, अब जो जो होना होगा सो होगा। तो इसलिए गलत इंटरप्रिटेशन न करें, मेरा कहने का मतलब ये। नहीं साहब, अब जो होना होगा सो होगा। देखिए, ये शरीर भी हमारा सहकारी है। काहे में सहकारी है? मोक्ष जाने में, मोक्ष मार्ग में, धर्म में लगने में सहकारी कारण है कि ये, ऐसा नहीं कि ये व्यर्थ है, कोई काम का नहीं है। लेकिन ये बात भी सही है कि कोई काम का नहीं है, और ये भी सही है कि सहकारी है हमारा। दोनों ही बातें सही हैं। अपनी अपनी प्रतीक्षा लगा लेना। यहाँ आप जो है जैन धर्म जरूर लगा लेना। तो कहने का मतलब ये है कि आप जैसे हर जगह प्रयत्न करते हैं, ऐसे यहाँ भी प्रयत्न करके जब हो जाए तो अपने परिणामों को खराब नहीं करना है। वहाँ अपन क्रमबद्ध लगाएं। यह है क्रमबद्ध बात। और नहीं तो अ, ये बात सही है, गलत नहीं है कि जो पर्याय जब आनी होगी तभी आएगी। बिल्कुल आएगी, ऐसा बिल्कुल पक्का सिद्धांत रखिए आप लोग। लेकिन प्रयत्न तो अपने को करना ही चाहिए। दोनों बातें अपनी जगह सही है। यदि ऐसा ही होना है तो हम क्यों प्रयत्न करें? ये जो है, यहाँ मैंने ये बात बीच में थोड़ी सी कही है। अब मोटापे को जैसे ही आता है तो हमें उसका रोकथाम करनी चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, जो प्राकृतिक चिकित्सा अपनाते हैं उनका मोटापा तो कोसों दूर हो जाता, कोसों दूर हो जाता है। वो कभी ओवरवेट नहीं हो सकते, ये इस बात की गारंटी है। जो ये जेनोपैथी, नेचुरोपैथी अपनाते हैं जीवन में, उनका मोटापा तो जाना ही जाना है, कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि उसकी दिनचर्या आदि सब व्यवस्थित होती है। अनियमित आहार विहार तथा अप्राकृतिक भोजन करने से डायबिटीज की संभावना बढ़ जाती है। जैसे अधिक शक्कर व मिठाइयों का उपयोग। वैसे तो आज के समय में देखा जाए
तो जो शक्कर में जो केमिकल डाले जाते हैं, जो आवश्यक पदार्थ मिलाए जाते हैं, उससे डायबिटीज आप थोड़ी भी लोगे तो भी डायबिटीज की संभावना बढ़ती है। लेकिन यहाँ ये लिखा है कि अधिक लेने से, वास्तव में अधिक और कम का तुम्हारे पास कोई पैरामीटर है क्या? कोई चीज अच्छी लग गई, रसगुल्ला अच्छे लग गए, दो की जगह चार खा गए, चार की जगह छह खा गए, कोई रोकने वाला तो है नहीं, और रोके भी तो मानने वाले नहीं है। इस तरह से हम, और आजकल सबसे बड़ा कारण डायबिटीज का हो रहा है वो ये है केमिकल युक्त भोजन, जो हमें जगह जगह से केमिकल के साथ में मिल रहा है। देखो, एक इंटरप्रिटेशन करते हैं लोग आज, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो कुतर्क करते हैं। जब उनसे कहो कि भैया ये शक्कर में तो बहुत ही केमिकल हैं, या किसी और कोई बात कहो, तो वो कहते अरे साहब, गेहूं में भी तो केमिकल आ रहा है, तो गेहूं की जगह क्या खाएं? वो भी बता सकते हैं गेहूं की जगह क्या खाएं। लेकिन मैं यहाँ दूसरी बात कहूंगा कि गेहूं में जो केमिकल आ रहे हैं वो इनडायरेक्ट आ रहे हैं। वो जमीन में फर्टिलाइजर डाला जाता है, वो फर्टिलाइजर पेड़ में जाता है, पेड़ से गेहूं में जाता है, तो उसकी इतनी ज्यादा तीव्रता नहीं रहती है जो कि कोई बहुत बड़ा आपका शरीर का नुकसान कर सके। और उसमें जो केमिकल जा रहा है वो लगभग शरीर के लिए टॉलरेबल होता है, शरीर उसको व्यवस्थित कर देता है। लेकिन शक्कर में जो केमिकल डाला जा रहा है वो डायरेक्ट डाला जा रहा है, सीधी शक्कर में मिलाया जा रहा है, वो सीधे आपको घातक करता है। आप जितने भी बाजार के प्रोडक्ट खाएंगे उसमें प्रिजर्वेटिव डायरेक्ट डाले जाते हैं। जैसे एक थोड़ी सी जानकारी शेयर करें, पोहा। आजकल घरों में पोहा खाने की बहुत ही जो है रिवाज हो गई है, बहुत ही प्रचलन हो गया है। हर घर में पोहा, मैंने साहब वो बाजार का नहीं खाता हूँ, पोहा मैं घर ही बनाता हूँ। हमारे यहाँ आलू प्याज नहीं करते पोहा में, हम तो उसमें टमाटर और खीरा डालते हैं। ये ठीक है, संशोधन कर लिया आपने, लेकिन पोहा तो बाजार का बना हुआ है। पोहा में भी जीवों की हिंसा की गई है, अभक्त की श्रेणी में आता है। और वो इस सिद्धांत, भैया जब अभक्त खाओगे तो बीमारी तो निश्चित होगी ही होगी। और उसमें जो है वाइट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर नामक केमिकल उसमें डाला जाता है, जिससे कि उसका रंग एकदम वाइट हो जाता है। चावल का रंग थोड़ा एकदम वाइट नहीं होता, जितना पोहा वाइट होता है उतना चावल कभी वाइट नहीं होता, उतना साफ नहीं होता चावल कभी। चावल को भी सफेद करने के लिए उस पर पॉलिश की जाती है, उस पर पॉलिश की जाती है चावल को भी सफेद करने के लिए। लिहाजा पोहे आप घर बनाओ चाहे वहां बनाओ, वो तो तुम्हारा अभक्ष में आएगा ही आएगा। अनियमित आहार विहार तथा अप्रकृत भोजन करने से डायबिटीज, नियमित नहीं है भोजन के मामले में। कभी भी रात को 2 बजे भूख लगी, 2 बजे खा रहे हैं, जब भी कुछ लगा या कुछ मिल गया उसी समय उसमें कच पेटी में डाल दिया। वास्तव में जो है, यदि हम प्राकृतिक चिकित्सा की ओर से देखें, या बहुत कुछ मिलता जुलता है अपने आयुर्वेद में भी, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल भिन्न तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत मिलता जुलता है। आयुर्वेद की ओर से जा रहे हैं तो हमारा भोजन का टाइमिंग होना चाहिए सुबह 10:30 और 11 बजे तक सिर्फ रसाहार या फलाहार या सूप आदि का सेवन कर सकते हो, जिसको ब्रेकफास्ट या नाश्ता कहते हैं। उसमें अन्न, तले भुने पदार्थ, पराठे, पूड़ी आदि का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। 11 बजे
10:30 से लेकर के और 11:30 यानी इवन 12 बजे तक हमें अपना जो है शरीर को पूरे दिन का जो पौष्टिकता देगा हमको, वो इसको कहेंगे अपन डाइट या हैवी डाइट कहेंगे। हैवी डाइट तो नहीं कहना चाहिए, डाइट ही कहेंगे अपन। हैवी तो फिर एक्स्ट्रा हो जाएगा वो। उस समय हमें अन्न, रोटी, सब्जी, दाल आदि जैसी शरीर की स्थिति हो, जो प्राकृतिक चिकित्सक ने आपको बताया हो, या आपकी जो इम्यूनिटी पावर जिस पावर की हो, आपकी मेहनत जिस पावर की हो, उस हिसाब से अन्न और सब्जी का उपयोग करना चाहिए। ये नियमित मतलब आहार विहार की बातें कर रहा हूँ। इसी तरह से शाम को सूर्यास्त से पहले हमें अपना शाम का भोजन कर लेना चाहिए। उसके बाद रात्रि का विश्राम, और सवेरे से फिर वही पानी वगैरह दे करके, और ये जो है करेंगे तो हमारा ये नियमित अनियमित नहीं नियमित आहार हो जाएगा। इससे हमें डायबिटीज होने की बिल्कुल संभावना नहीं। जो लोग बैठकर शारीरिक श्रम के बिना कार्य करते, उन्हें भी डायबिटीज की अधिक संभावना होती। देखो भाई, आपको कंप्यूटर पे दिन भर बैठे काम करना है, और भी कहीं दिन भर बैठ के ही काम करना है, तो उनको शारीरिक क्रिया, सुबह शाम घूमना, योगासन करना आदि होना चाहिए। नहीं तो इससे डायबिटीज होने की संभावना हो जाती है। तनाव, दबाव व चिंताग्रस्त लोगों की एडिनल पिट्यूटरी थायराइड ग्रंथियां प्रभावित होने से डायबिटीज होती है। एक छोटा सा तनाव तनाव या दबाव, देखिए आजकल बड़ी विचित्र समस्याएं देख रहे हैं। अखबारों में आप पढ़िए, वैसे आप न्यूज में देखिए, आप व्हाट्सएप वगैरह पे आपको अक्सर कर आता रहता है। तो उस स्टूडेंट ने वो वहाँ कोटा में था, वो इंदौर में था, कोचिंग में चल रहा था, उसने सुसाइड कर ली। उसका मेन कारण है दबाव। अब एक्चुअली में है क्या? अभी पिछले 8-10 दिन में कम से कम मैंने 15 से 20 न्यूज सुन ली। हाँ, जिनका बिल्कुल सही है। बिल्कुल कंफर्म है, बता सकते हैं सिर्फ इतने। इंदौर, कोटा और तो और काम करने वाले लोग अच्छी पोस्ट पे हैं, उन्हें सुसाइड कर। वो एक्चुअली में क्या है कि वहाँ उनको दबाव में रखा जाता है, और उनके ऊपर एक्स्ट्रा पैसे लेने के लिए उनको एक्स्ट्रा पैसे दे करके उनको दबाव में किया जाता है। और वो 40 साल के 45 साल की उम्र के बाद तो किसी काम के नहीं रहते हैं। फिर वो इतना उनसे वर्कलोड दे दिया जाता है। तो यदि यदि हम पैसे के लालच में नहीं फंसे, तो कंपनियां आपको कम पैसे भले ही दें, लेकिन हमें वर्कआउट अपने हिसाब से करना चाहिए, कंपनियों के हिसाब से नहीं। इसका एक कारण ये है। और दूसरा दबाव रहता है बच्चों के ऊपर जो सुसाइड करते हैं, वो कोचिंग सेंटर वालों का और उनके माँ बाप का। हमारे पड़ोसी का बेटा जो है 95% नंबर ले आया, और हमारे बच्चे ने 92% ले आया, तो उसको और उसको करेंगे नहीं। उसके 95 आ गए, तुम्हारे 92 में क्यों, और दबाव डालेंगे। तो उस स्ट्रेस की वजह से, उस दबाव की वजह से में बहुत सारे बच्चों को डायबिटीज हो जाती है, और वो सहन नहीं कर पाते इन चीजों को, तो वो सुसाइड कर लेते। इसलिए जो है, आप तनाव, दबाव व चिंताग्रस्त लोगों को एडिशनल पिट्यूटरी थायराइड ग्रंथियां प्रभावित होने से डायबिटीज होती है। थायराइड भी एक कारण रहता है। थायराइड यदि वो प्रभावित हो जाए, मतलब एक थायराइड की जो ग्रंथि होती है, एक विशेष प्रकार के कई एक तरह के शराब वहां से निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। अब उनकी मात्रा कम ज्यादा हो जाए, उस स्थिति में वो पूरा शरीर डिस्टर्ब हो जाता है। तो एक कारण ये भी है इसका। और दूसरा थायराइड का कारण तो आपको मालूम ही है,
ये अपना सादा नमक की वजह से भी थायराइड होती है, आयोडाइड की मात्रा बढ़ने से थायराइड की ग्रंथि डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, अब एक कारण जो मुख्य है वो है पैनक्रियाज, यानी क्लोम ग्रंथि हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं पैनक्रियाज। जैसे पैनक्रियाज का वर्किंग कम हो जाए, या उसको सूजन आ जाए, या किसी कारण से वो डैमेज हो जाए, चोटिल हो जाए, तो उसमें से जो इंसुलिन नाम का जो स्राव होता है, इंसुलिन नाम का जो एंजाइम होता है, उसकी मात्रा कम हो जाती है। उसकी वजह से इंसुलिन जब हमारे ब्लड में नहीं जाता है, तो उसकी वजह से जो हम भोजन कर रहे हैं उसमें से शुगर की मात्रा ब्लड में, वो उसको शोषित कर नहीं कर पाती है वो, और वो ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है। इस वजह से वो ब्लड जो है हमारा डायबिटिक हो जाता है, यानी उसमें शर्करा बढ़ जाती है, और हमें ये सारे रोग इस तरह से हो जाते हैं। इसलिए जो है, और एक बात और बता दें आपको कि जितने भी, चाहे वो डायबिटीज की गोली हो, और चाहे जो है उसके इंजेक्शन हो, चाहे उसके इंसुलिन के इंजेक्शन हो, कितना भी कुछ भी हो, वो इंसुलिन ऐसी कोई प्रक्रिया आज तक नहीं बनी है, और बनाने की लोगों को जरूरत भी नहीं लग रही, कि वो इंसुलिन जो है पेड़ पौधों से बने। बन ही नहीं पाता। पेड़ पौधे से इंसुलिन तो सिर्फ हमारा शरीर ही बना पाता है, या जानवरों का शरीर बनाता है। तो जानवरों की इंसुलिन से निकाल करके, और उसको जो है केमिकलाइज करके, और उस इंसुलिन की गोली या टैबलेट आपको दी जाती है, जो कि महाअवक्ष होती है, पचेंद्रीय जीवों की हिंसा की जिम्मेवार होती है। और लोग बाग जो है उसको बड़े प्रेम से खाते हैं, और बड़े शान से कहते हैं कि अब तो हमें 100 यूनिट लगने लगे। पता नहीं अब क्या कहें उनको। उसमें भी शान दिखाते हैं कि अरे मुझे डायबिटीज है, मैं तो खूब पेड़े खाता हूँ, खूब गुलाब जामुन खाता हूँ, खूब खाता हूँ, और 100 यूनिट का इंसुलिन ले लेता हूँ, इंसुलिन लेता हूँ। वो कहते हैं, लेकिन एक समय के बाद इंसुलिन काम करना बंद कर देता है। उस वक्त फिर उनको रोना शुरू हो जाता है, किडनी फेल्यूअर्स होती है उसकी वजह से, और उसकी वजह से अन्य कई कारण होते हैं। ये हुआ कारण उसके। और भी कारण कुछ हो सकते हैं, तो उनको भी आप अपने अनुभव से देख सकते हो, अनुभव से पता कर सकते हो। अब ये मधुमेह रोग है, वास्तव में इससे हानियां क्या होती हैं, इस पर अपन चर्चा करेंगे थोड़ी। जैसे मूत्र तथा रक्त में शर्करा बढ़ने से किडनी, लीवर प्रभावित होते हैं। जिनके जो है किडनी और लीवर प्रभावित होते हैं, उसमें एक कारण डायबिटीज का भी हो सकता है, होता है। कि लंबे समय तक डायबिटीज रहती है, तो उनको जो है लीवर और किडनी में इफेक्ट आते हैं, तो वो डायलिसिस पे जाते हैं और परेशान होते हैं। उसको भी ध्यान रखना भैया। तथा सूक्ष्म नाड़ियों में खून का प्रवाह रुकने से गैंग्रीन आदि रोग हो जाते हैं। हार्ट अटैक व ब्लड प्रेशर होने की संभावना बढ़ जाती है। गजब की बात है, देखो, एक डायबिटीज की वजह से कितने सारी तकलीफें हो सकती हैं। यानी आपका लीवर फेल्यूअर्स हो सकता है, किडनी फेल्यूअर्स हो सकते हैं, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, और ब्लड प्रेशर तो हो ही जाएगा, ये तो पक्की बात है। ब्लड प्रेशर मतलब हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में लो और हाई दो कैटेगरी होती हैं। इसलिए जो है ये सारी परेशानियां, और भी परेशानियां हो सकती हैं।
यानी जिनको डायबिटीज ज्यादा लंबे समय तक, उनको कैंसर भी होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि यदि वो गोलियां केमिकल युक्त खाते रहेंगे तो कैंसर का भी एक कारण बन सकती है। इसलिए जो है, ये शुरू से ही इस रोग को पनपने न दे। ताऊ जी, कितने समय तक डायबिटीज रहने से कैंसर होने की संभावना होती है? समय कोई निश्चित नहीं है, ये तो शरीर और उस व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर आदि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर निर्भर करता है। कहो पूरी जिंदगी उसको डायबिटीज बनी रहे और नहीं हो कैंसर, तो नहीं हो। लेकिन कोई ऐसे केमिकल यदि वो खा लेता है जो कि शरीर में रिटेन हो जाते हैं किसी भी एक जगह, तो वहाँ वो कैंसर के कीटाणु, वायरस शुरुआत करते हैं, गांठ बनती है और उससे फिर धीरे धीरे वो पूरे शरीर में स्प्रेड हो जाते हैं। कोई ऐसा निश्चित समय या निश्चित समय नहीं कहा जा सकता है। हालांकि डायबिटीज एक महा बीमारी तो है ही, इससे बहुत सारी बीमारी होती है, मैं बता चुका हूँ आपको। लेकिन अब इसका उपचार क्या है? पहले तो यह है कि हम ये शुरू से ही प्राकृतिक जीवन अपना लें, उनको डायबिटीज होगी ही नहीं। सबसे बढ़िया कारण है, बहुत अच्छा कारण है, इसको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अब बाई दी वे कोई ऐसे जिनको हो ही गई है, तो उसके लिए क्या? ये बात भी महत्वपूर्ण है और ये समझने लायक है आप लोगों को। आप उसको जो है, ये समझने का प्रयास करें। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। देखिए, इसमें सबसे पहले जो है, आहार चिकित्सा जो कि हमारे इस रोग को ठीक करने के लिए 80% तक जिम्मेवार रहता है। हमें इसका जो है ध्यान रखना पड़ेगा कि हम आहार में क्या लें और कब लें और कैसे लें। ये नियमित आहार और व्यवस्थित आहार और सात्विक आहार, अपन ये तो छोटे शब्दों में बात हो गई। यदि हम करेंगे और आहार के साथ में थोड़ा सा एक काढ़ा वगैरह भी लेंगे, तो ये डायबिटीज की गारंटी है कि 6-8 महीने में आपको नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे, बशर्ते आप ईमानदारी से करेंगे तो। और दिखावा करेंगे और कुछ उल्टा सीधा खाएंगे तो वो नहीं आ सकती है। इसमें सबसे पहले कॉलम आता आहार चिकित्सा। तो आहार चिकित्सा में आता है कि प्रातः काल खाली पेट 1 गिलास नींबू पानी जरूर लें, नियमित लें। सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, बर्फ पड़ रही हो, हाथ ठिठुर रहे हो, पानी नींबू के साथ वो बंद न करें, लें। लोग बाग जो है, अरे साहब वो हमने तो क्या किया था, वो हमको जुकाम हो गया था। अरे वो जुकाम कोई बीमारी ही नहीं है। सर्दी के बारे में चर्चा कर चुके हैं, उसको आप बीमारी मान ले तो यही सबसे बड़ी भ्रांति है आपकी कि जुकाम हमारी बीमारी। अरे वो तो जो तुम्हें कचरा इकट्ठा कर रखा है ना, उसको निकालने का तरीका है। तो सुबह नींबू पानी प्रारंभ करें, और 1 गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास के साथ में 1 नींबू, 1.5 नींबू, 2 नींबू, जितना भी आप समझें, अच्छी तरह से उसमें निचोड़ लें। उसके छिलकों को भी उसमें निचोड़ करके और बैठ करके आराम से धीमे धीमे, बिना ब्रश किए, बिना मंजन किए, उस पानी को ग्रहण करें। उसको अपन आयुर्वेद भाषा में ऊषा पान नाम दिया है, प्राकृतिक चिकित्सा में नींबू पानी बोल देते हैं। आप पढ़ लेना किसी उसकी किताब में, नींबू के बहुत गुणों का वर्णन किया गया है और कई एक जगह नींबू की उपयोगिता बताई गई है।
और मेन चीज नींबू से जो विटामिन सी हमारे शरीर को मिलता है, वो विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, हमारी जो है ऊर्जा को बढ़ाता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। लेकिन अब उसमें एक बड़ी समस्या है कि विटामिन सी, नहीं तो लोग एक दिन में 10-15 नींबू खा लें फिर छुट्टी कर दे, नहीं चलो ये तो अच्छी बात है। ऐसा नहीं है। कारण उसका क्या है कि विटामिन सी 24 घंटे से ज्यादा शरीर में रुकता नहीं है। एक्स्ट्रा जो विटामिन सी आप खा लेंगे तो वो मूत्र नली के द्वारा या अन्य किसी तरीके से शरीर से बाहर निकल जाएगा आपका। कल फिर चाहिए आपको, नियमित चाहिए वो। इसीलिए उसको नींबू पानी नियमित लेने की बात की जा रही है। एक बात। दूसरा जो है, अब नाश्ता में जो है आप सलाद, टमाटर, लौकी, ककड़ी आदि की सब्जियां या रस या सूप ले सकते हैं। ये 250 से 300 ml तक का आप इसमें यूज कर सकते हैं। इसमें आप जो है मीठे फलों का रस नहीं लेंगे, खट्टे फलों का रस लेंगे। आप नारियल पानी भी इसकी जगह ले सकते हैं। और ये जो है सुबह का नाश्ता हुआ। और भी इसमें आप मौसम के फल हैं, संतरे, मौसमी आदि आप ले सकते हो आराम से। जामफल वगैरह हैं, सेव फल जब आए उस समय सेव फल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पपीता भी ले सकते हैं ताऊ जी? हाँ, पपीता भी दिया जा सकता है, लेकिन पपीते में एक सबसे बड़ी कमी आ रही है कि उसको जो है थोड़ा सा कच्चा पपीता आप इस्तेमाल करें, ज्यादा बेटर है। आते और हैं ताऊ वो जी, ज्यादा रैप करके हमारे तो अभी 8 दिन में पक पा रहे हैं। केले 15-20 दिन में पकते हैं, पपीता 8 दिन में पक रहा है कच्चा लाके तो। ठीक है। उसको पकाते तो अच्छी बात है। वो पकाने वाले हर एक कोई नहीं करता ना, बाजार से लाए केमिकल वाला खा लिया। कौन पकाए, कौन झंझट में पड़े। वो जो प्राकृतिक करने वाले करते हैं ऐसा, रख दिया उन्हें, झंझट कुछ नहीं है, रख दिया अपने आप पकता रहता, कोई उसमें मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है। देख लो, एक 2-4 दिन बाद एक आध बार पक गया होगा, खाने। वो मैं 4-6 कट्टे लाती हूँ ताऊ जी उससे, और फिर बस एक एक करके, कभी एक साथ दो भी पक जाते हैं, कभी एक एक ही बहुत दिन तक पकती रहती है। हाँ, वो तो ऐसे ही है, जैसा भी हो जाए देखना पड़ता है उसको। और गर्मियों में जरा जल्दी पक जाते हैं, और क्या है। तो ये आपको एक काम करना है। अब भोजन का टाइम आया, तो भोजन के टाइम से पहले एक डायबिटीज वाले को एक काढ़े का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। अब उसमें एक टाइम भी ले सकते हैं और 2 टाइम भी ले सकते हो। एक टाइम लेने का मतलब यह है कि आपको, अब उस डायबिटीज की गंभीरता कितनी उस पे है, आपको लेना पड़ेगा। आपको रायता गिलोय, सूखा करेला, सूखा नीम की पत्ती। जैसे हमने 100 ग्राम रायता लिया, 100 ग्राम गिलोय ली, उसमें जो है 50 ग्राम सूखा करेला और 25 ग्राम नीम की पत्ती। इस तरह से इसका एक पाउडर बनाते हैं। नीम की पत्ती को घर पे सुखा लेते हैं, करेला भी बाजार से लाके घर पे सुखा लेते हैं। और चिरायता गिलोय तो बाजार में मिल ही जाता है। ये पाउडर बना के रख लेते हैं। इस पाउडर में से एक चम्मच यानी लगभग 4 ग्राम और 5 ग्राम के करीब 200 ml पानी में उबालते हैं। जब ये 50 ml रह जाए तो इसको छान करके भोजन करने से पहले ले लेते हैं, या भोजन करने के बीच में भी ले सकते हो, भोजन करने के बाद भी ले सकते हो, लेकिन भोजन के साथ ही लेना है इसको। और इसी तरह से अगर रोग की गंभीरता है तो शाम को भी इसी तरह से, या सुबह ही दोनों टाइम का काढ़ा बना लें। आधा शाम को ले लें, आधा शाम को सुबह ले लें। 2 चम्मच डाल दें एक जगह, पानी दुगना करके फिर उसको डिवाइड कर लें। ये सीधा सरल तरीका है। भोजन में
मतलब लगभग 10:30 और 12 के बीच में भोजन करना चाहिए। मल्टीग्रेन आटा की रोटी। मल्टीग्रेन आटा में आप कर सकते हैं 300 ग्राम गेहूं, 300 ग्राम जौ, 200 ग्राम ज्वार, 100 ग्राम मेथी दाना, 100 ग्राम चना काले, 100 ग्राम रागी। इस तरह से और भी कॉम्बिनेशन आगे पीछे कर सकते हो, उसमें कोई खास बात नहीं, लेकिन गेहूं की मात्रा नहीं बढ़नी चाहिए, और कम कर लो गेहूं, या गेहूं रहित कर लो तो और भी ज्यादा ठीक है। उसकी और दो जी रोटी आपको खानी है। क्वेश्चन है कि बहुत बार ये बताते हैं कि मल्टीग्रेन नहीं लेना चाहिए, वन डे में वन ग्रेन लेना चाहिए, जैसे आज ज्वार की ले ली तो कल बाजरे की ले ली, तो फिर ऐसा ये सही है कि मल्टीग्रेन ही ले सकते? वो ठीक है, उससे कोई फर्क विशेष ज्यादा नहीं पड़ता है, वो थोड़ा और थोड़ा उसमें आ जाता है। वो कोई उसमें एक बात और होती है, कुछ विशेष रोग होता है तो उसमें इस तरह से भी करते हैं कि एक ही ग्रेन एक टाइम देते हैं, या एक ही ग्रेन हमेशा के लिए भी कर देते हैं, कुछ तो भी कोई विशेष परिस्थिति में ऐसा करते हैं। जनरली क्या है कि वो उस परिस्थिति को लोग जानते नहीं है, और फिर वो अपने व्हाट्सएप पे कुछ भी लिख के डाल देते हैं। वास्तव में आज तो मुझे बड़ा तो ये उन लोगों से बड़ी शिकायत रहती है जो लोग व्हाट्सएप पे डाल दे कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कृपया इलाज बता दे। कोई नहीं बता सकता ताऊ जी। कौन बता पाएगा उसको? कोई हम नहीं। मुझे वे मुझे नहीं मुझे वे नहीं तो मुझे कैसे? मुझे मुझे एलर्जी है, इससे मुझे इलाज बता दे। कोई ऐसी ऐसे मतलब प्राकृतिक चिकित्सक लोग, प्राकृतिक चिकित्सा कर रहे हैं वो लोग डाल देते, तब और भी ज्यादा हमें ताज्जुब होता कि भैया क्या पढ़ रहे हैं ये लोग। हम यानी इसका मतलब है कि हम पढ़ाने में असफल हो रहे हैं उनको, हम उनको पढ़ा नहीं पा रहे, हम तो ही मानते हैं वास्तव में। वो लोग जो प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं वो लिख देते हैं, अब मुझे अल्सराइज है, मुझे ये है। अरे भाई, आप बात करिए फोन पे, बात कर लीजिए, फोन लगा के मुझे पूरी डिटेल बता दीजिए, उसके बाद इलाज बचाया जा पाएगा। लेकिन हम अपने वो प्रवृत्ति से बदलते ही नहीं हैं। चलो ठीक है, जैसी जिसकी बात है, कोई बात नहीं, इस बात को नहीं कहना है। अपन तो अपना ये विषय पे आ जाते हैं। नाश्ता के बाद भोजन में आपको दो रोटी लेनी है। एक रोटी का वजन 30 ग्राम से 35 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बनी बनाई रोटी, आटे का वजन नहीं कह रहा हूं मैं, ध्यान रखना, आधा तो कम लगेगा। तो उसमें जो है आप मल्टीग्रेन की दो रोटी, बनी बनाई रोटी का वजन 35 ग्राम, 30 ग्राम से 35 ग्राम भी, ऐसे दो रोटी 60 से 70 ग्राम वजन वो लेना है आपको। और उबली हुई सब्जियां 250 से 400 ग्राम तक, जितनी आपकी स्थिति हो। कच्ची सलाद 200 से 300 ग्राम। अब आप ये ले लें, इतना पर्याप्त है। साथ में आप सूप वगैरह भी ये चाहें, आवश्यकता लगे तो ले लें। और रोटियों की साइज या संख्या न बढ़ाएं, मात्र एक भूख और रहती है तो अपन सब्जियां या जो है आपकी ये सलाद वगैरह, इनको अपन बढ़ा सकते हैं, इनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब ये दोपहर में, अब ये दोपहर में आपको ये कुछ भूख लगती है तो उसमें आप फलों के रस ले सकते हो, मौसम के फल ले सकते हो, फलों के रस ले सकते हो, टमाटर का सूप वगैरह ले सकते हो। ये सारी चीजें आपको उसमें दोपहर में आप ले सकते हो। अब ऐसे ही शाम को भी डायबिटीज वाले को, यदि उनकी उम्र 50 साल से कम है, तो दो रोटी, सब्जी, सलाद उसी तरह से सुबह लिया था उसी तरह से फिर ले लें। सेम भोजन वही रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ में उनको जो है, ठीक है ना।
अब इसके बाद प्राकृतिक चिकित्सा आपको क्या करनी है इसमें, देखिए ऑप्शन दिए जा रहे हैं यहाँ, आप उसमें कम ज्यादा भी कर सकते हो अपनी शरीर की स्थिति के अनुसार। प्रातःकाल 3 से लेकर 4 किलोमीटर घूमने जाना। यदि आप यंग हैं तो दौड़ लगाइए, थोड़े से कम यंग हैं तो जो है जल्दी जल्दी चलिए, तेज मत दौड़िए। और बुजुर्ग हैं तो आप आराम से धीमे धीमे चलिए, यानी जैसी शारीरिक स्थिति वैसा करना चाहिए। तेल मालिश, वाष्प स्नान कभी कभी, मतलब 8-15 दिन में एक आध बार ले सकते हो। धूप स्नान प्रतिदिन लेना चाहिए। पेट पर गर्म ठंडा सेक जरूर करें, ये भी हफ्ते में एक बार कर सकते हो आप। गर्म पाद स्नान, मान लो जैसे वाष्प स्नान, भाप स्नान नहीं कर पा रहे हो तो गर्म पाद स्नान कर लीजिए। ये भी रोज नहीं करना है, ये हफ्ते में एक बार 2 बार कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा। पानी में तैरना, एनीमा आदि का उपचार करते रहना चाहिए। जैसे पेट में कभी कब्जियत लगे तो एनीमा का उपचार कर सकते हो। देखो एक बात, एक गलतफहमी एक और होती है लोगों को कि एनीमा उन्हीं को लेना चाहिए जिनके मल नहीं निकल रहा है। वो ठीक है, लेकिन एनीमा के और भी बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। जिनका मल नहीं निकल रहा है वो भी लेना चाहिए। बल्कि यदि हमारे जो है अ, मल मल की थैली में या आंतों में कोई इन्फेक्शन है तो उससे एनीमा से वो इन्फेक्शन दूर हो जाता है। इसलिए उसकी उपयोगिता और भी कई एक जगह बढ़ जाती है। तो वह कहते हैं नहीं मेरा पेट तो साफ हो रहा, मैं एनीमा क्यों लूं। तो वो थोड़ा अवॉइड करते हैं। वास्तव में उनकी नॉलेज में नहीं डाला जाता है कि आपको एनीमा इसलिए लेना चाहिए। जैसे नींबू का पानी का एनीमा देते हैं, या बाकी तो आयुर्वेद में तो बहुत सारी चीजों का एनीमा देते हैं, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में नींबू का पानी या नीम के पत्तों का पानी का नीमा देते हैं। वो आपके पेट के इन्फेक्शन के लिए दिया जाता है। वो मल साफ हो गया है वो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको देते हैं तो उसको यूज करना चाहिए। और उपवास में तो लगातार 2-3-4 दिन तक देते ही हैं, नियम है वो। तो अंदर अंदर कुछ जा नहीं रहा, तो जो मल जो इकट्ठा हो रहा है वो कैसे निकले, तो उसमें उसको निकालते हैं उसको। अब इसमें इसके साथ ही जो है ये सब उपचार, तैरना आदि उपचार करता रहना चाहिए। अब इसमें योगासन कौन कौन से ज्यादा उपयोगी हैं डायबिटीज वालों को। वैसे तो सूर्य नमस्कार तो सबसे ज्यादा उपयोगी है। सर्वांगासन, धनुरासन, तलवासन, अर्धमचेंद्र आसन, भुजंगासन। अर्धमचेंद्र आसन से जो है पिट्यूटरी ग्रंथि और आपकी पैनक्रियाज ग्रंथि दोनों का व्यायाम होता है, दोनों पे दबाव पड़ता है और दोनों ही इसके लिए जिम्मेवार होते हैं। अर्धमचेंद्र आसन, भुजंगासन, नौकासन, हलासन आदि। अनुलोम विलोम प्राणायाम नियमित करें। ये सारी चीजें आधे घंटे की एक कोर्स ये है। इसमें से कभी कुछ आसन कभी कुछ आसन, और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, आजकल सर्दियां हैं तो सूर्यवेदी प्राणायाम आदि ये अवश्य करना चाहिए। इस तरह से यदि हम ये पूरा करेंगे तो पहले तो जिनको डायबिटीज नहीं है वो करेंगे, उनको डायबिटीज जीवन में कभी होगी नहीं। यदि हो गई है आप 6 महीने लगातार करिए, आपके 6 महीने बाद आपको डायबिटीज जीरो हो जाएगी। उसके बाद आप ये काढ़ा वगैरह चाहो तो एक टाइम रख सकते हो या हफ्ते में 3 दिन रख सकते हो। और बाकी का भोजन की प्रक्रिया तो यही चलते रहना चाहिए। फिर ये है कि जिस समय एक बार नॉर्मल आ गई तो हम, मतलब उनको फिर मीठे फल खाने के लिए मना नहीं करते। आप मीठे फल खाइए, ताजी फल खाइए, गुड़ खाइए, लेकिन शक्कर का जीवन भर त्याग होना। शक्कर का तो डायबिटीज वाले को पहले दिन से ही त्याग कर देना चाहिए, और नहीं तो उसके लिए वो अनिष्टकारक अभक्ष है। और अभक्ष खाने वाले को कभी भी रोग ठीक नहीं होंगे, ये पक्की गारंटी है इस बात।
इसलिए अब थोड़ा सा अपने पास एक समय है, अब थोड़ा अपना जो है और कोई चर्चा अपने को करनी है, या इस संबंध में कोई और कोई बात कहनी है, या कोई प्रश्न करना है, तो आप उसको पल्लवी जैन। हाँ बोलिए।